भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बार फिर ये बड़ा सत्य अत्यंत कड़े शब्दों में रेखांकित हुआ है कि देश के संविधान, कानून और न्याय की सर्वोच्चता से ऊपर कोई भी व्यक्ति, पद या सत्ता नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार को उस गंभीर और संदिग्ध असहयोग के लिए आड़े हाथ लिया है जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू से जुड़े सार्वजनिक निर्माण कार्यों के हजारों करोड़ रुपए के ठेके में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के दौरान सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय का ये सख्त रुख केवल किसी सामान्य प्रशासनिक चूक पर महज एक फटकार नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर उस व्यवस्था और राजनीतिक तंत्र को सीधी चुनौती है जो निष्पक्ष जांच की राह में जानबूझकर बड़े बड़े रोड़े अटका रही है। जब मुखिया और प्रशासनिक मशीनरी पर ही सर्वोच्च अदालत के आदेशों की अवहेलना के गंभीर आरोप लगे तो लोकतंत्र की नींव हिलना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल ताजा रिपोर्ट पर संज्ञान लिया। इस रिपोर्ट में यह बात खुलकर सामने आई कि प्रदेश की राज्य सरकार जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत या प्रशासनिक टालमटोल के जरिए वह तमाम आधिकारिक और गोपनीय अभिलेख उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसकी भ्रष्टाचार के इस मामले में गहराई से जांच करने के लिए सख्त और अनिवार्य आवश्यकता है। इस असहयोग, टालमटोल और न्यायालय के पहले से दिए गए स्पष्ट निर्देशों की सरेआम अवहेलना को बेहद गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह विभाग को नोटिस जारी कर दिया। न्यायालय ने दोनों शीर्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को आगामी 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से अदालत के कटघरे में हाजिर होने के सख्त निर्देश दिए। अब इन दोनों वरिष्ठ नौकरशाहों को देश की सर्वोच्च अदालत के सामने ये जवाब देना होगा कि आखिर सीबीआई को जरूरी दस्तावेज और फाइलें सौंपने में इस तरीके की देरी और बाधाएं क्यों पैदा की गई हैं। साथ ही न्यायिक आदेशों की इस तरीके से खुली अनदेखी करने के पीछे किसका राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव रहा था। यह पूरा मामला अरुणाचल प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण कार्यों और बुनियादी ढांचे के विकास के ठेकों के आवंटन में हुए भारी पैमाने पर पक्षपात, भाई भतीजावाद और बड़े घोटाले से जुड़ा हुआ है। शुरुआती जांच और आरोपों के मुताबिक इन बहुचर्चित और महंगे ठेकों से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के करीबी सदस्यों को भारी वित्तीय लाभ पहुंचाया गया। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके समर्थकों ने हमेशा की तरह इन तमाम गंभीर आरोपों को सिरे से इनकार किया है और खुद को पूरी तरीके से निर्दोष बताया है। लेकिन जांच प्रक्रिया के दौरान जिस तरीके से राज्य प्रशासन ने एक एक दस्तावेज मुहैया कराने में असहयोग किया है, उसने मुख्यमंत्री की भूमिका पर गंभीर और बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अदालत किसी हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच का आदेश देती है, तो राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पूरे प्रशासनिक तंत्र की यह सबसे पहली नैतिक, संवैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी बनती है कि वे जांच एजेंसीज को बिना किसी शर्त के हर संभव मदद और दस्तावेज मुहैया कराएं। ऐसे में इन सरकारी अभिलेखों को छिपाने, दबाने या समय पर ना देने के पीछे आखिर असली मंशा क्या है? क्या जनता की गाड़ी कमाई के भ्रष्टाचार के तार इतने ऊपर तक जुड़े हैं कि फाइलों को ही गायब करने की कोशिश की जा रही है? सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद से ही अरुणाचल प्रदेश के कई प्रमुख नागरिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी दलों ने ये जोरदार मांग उठाई थी कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू को इस पूरी जांच को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए तुरंत और अस्थायी रूप से अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए या अलग हो जाना चाहिए। उनका तर्क यही था कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए राज्य का पूरा प्रशासनिक तंत्र कभी भी निष्पक्ष रूप से जांच एजेंसियों को मूल दस्तावेज या पुख्ता सबूत नहीं सौंपेगा, क्योंकि सत्ता का भारी प्रभाव हर स्तर पर जांच को प्रभावित और बाधित करेगा। लेकिन मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर मना कर दिया और सत्ता और पद पर रहते हुए उन्होंने सीबीआई जांच को पूरी तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया है। ये बात मैं नहीं, बल्कि खुद सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। आज सुप्रीम कोर्ट की इन बेहद सख्त और खरी खरी टिप्पणियों ने उन तमाम शुरुआती आशंकाओं को पूरी तरीके से 100% प्रासंगिक बना दिया। जब देश की सर्वोच्च अदालत को खुद ये कहना पड़ जाए कि एक राज्य सरकार अपनी ही भ्रष्टाचार की जांच में सहयोग नहीं कर रही, तो ये सवाल देश की जनता के जहन में उठना लाजमी है कि क्या प्रशासनिक मशीनरी का खुला दुरुपयोग सच को दबाने और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए किया जा रहा है,
भारतीय संविधान सीधे तौर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करता है। लोकतंत्र में कोई भी शासक जनता के प्रति जवाबदेही से मुंह नहीं मोड़ सकता। अरुणाचल प्रदेश की भोली वाली जनता का खून पसीने का पैसा जो सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी कल्याणकारी विकास कार्यों के लिए आवंटित हुआ था, अगर कथित तौर पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया तो उसका सच देश की अदालत के सामने आना ही चाहिए। अब सारा देश और प्रदेश की जनता आगामी 24 अगस्त की उस बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई का सांस रोककर इंतजार कर रही है, जहां राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को सुप्रीम कोर्ट के सख्त सवालों का सामना करना होगा। उन्हें बताना होगा कि सीबीआई की राह में इतने कांटे क्यों बिछाए गए। ये लड़ाई सिर्फ एक छोटे से राज्य या एक मुख्यमंत्री के राजनीतिक भविष्य की नहीं है, बल्कि इस बात की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है कि क्या हमारे देश में कानून का राज सर्वोपरि है या फिर राजनीतिक और सत्ता की ताकत के बल पर न्याय की पूरी प्रक्रिया को कुचला जा सकता है। न्याय की इस लड़ाई में अब देश की निगाहें सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर टिकी हुई है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। तीनों राज्यों में हुए इन उपचुनावों के परिणामों ने अलग अलग राजनीतिक तस्वीर पेश की। बिहार की बांकीपुर सीट पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भाजपा के मजबूत गढ़ में बड़ा उलटफेर करते हुए जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जबकि गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की। यानी कि 3 सीटों के परिणाम में भाजपा को 1 सीट पर जीत मिली, कांग्रेस ने 1 सीट पर अपने नाम की रोशनी बिखेर दी और बिहार में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भाजपा की कब्जे वाली सीट छीन ली। सबसे बड़ी बात बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। इस सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बांकीपुर को भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। बता दें कि यहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन लगातार 5 बार विधायक रह चुके हैं। नितिन नबीन के राज्यसभा जाने के बाद बांकीपुर सीट खाली हुई और इसी वजह से यहां पर उपचुनाव कराया गया। भाजपा ने सीट को बचाने के लिए नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आ पाए। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में शानदार प्रदर्शन किया। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 वोट मिले, जबकि भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार के खाते में 44,827 वोट आए। इस तरीके से प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रशांत किशोर लंबे समय से बिहार की राजनीति में अपनी अलग राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। बांकीपुर जैसे भाजपा के मजबूत क्षेत्र से जीत हासिल करना उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। बांकीपुर के परिणाम के साथ ही मतगणना के दौरान चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखाई दिए आंकड़ों को लेकर भी चर्चा बहुत ज्यादा देखने को मिली है। सुबह से वेबसाइट पर 31 राउंड की काउंटिंग बताई गई थी। जब 31 राउंड की गिनती पूरी हो गई तो वेबसाइट पर अचानक 32 राउंड की काउंटिंग दिखाई देने लगी। इसके कुछ देर बाद समय के लिए आपको बता दें कि 36 राउंड की काउंटिंग भी दिखाई दी। बाद में वेबसाइट पर फिर 32 राउंड की काउंटिंग प्रदर्शित होने लगी। यानी कि मतगणना के दौरान वेबसाइट पर राउंड की संख्या में बदलाव दिखाई दिया था। इससे चुनाव परिणामों के बीच वेबसाइट पर पारदर्शिता, आंकड़ों को लेकर सवाल और चर्चा दोनों काफी ज्यादा तेज हो गए। अब बात मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा की सीट की करेंगे। दतिया में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,016 वोटों से हराकर जीत दर्ज कर ली। दतिया की राजनीति में भाजपा की ये परिणाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी ने इस उपचुनाव में अपने पुराने चेहरे और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मैदान में नहीं उतारा था। भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया था, लेकिन भाजपा का यह राजनीतिक प्रयोग सफल नहीं रहा। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत दर्ज कर दतिया सीट भाजपा से छीन ली। परिणाम की सबसे चर्चित बात यह रही कि भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। यानी कि जिस क्षेत्र में पार्टी के पूर्व दिग्गज नेता का प्रभाव रहा हो, वहां भी भाजपा उम्मीदवार को बिल्कुल बढ़त नहीं मिली। कांग्रेस के लिए दतिया की यह जीत निश्चित रूप से उत्साहित करने वाली है और मध्य प्रदेश की राजनीति में इस परिणाम को लेकर पार्टी के भीतर भी चर्चा तेज होना स्वाभाविक है। अब रुख गुजरात का करते हैं, जहां पर भाजपा ने मंजलपुर विधानसभा सीट पर अपना दबदबा कायम रखा। यहां भाजपा प्रत्याशी सतेंद्र भाई यानी कि सतीश पटेल ने कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े अंतर से हरा दिया। सतीश पटेल ने कांग्रेस प्रत्याशी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से मात दे दी है। गुजरात में
भाजपा की ये जीत बताती है कि राज्य में पार्टी का चुनावी प्रभाव अब भी मजबूत बना हुआ है। कांग्रेस ने यहां मुकाबला करने की कोशिश तो की थी, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में चले गए। सतीश पटेल ने बड़े अंतर से जीत हासिल कर ली। तीनों उपचुनावों के परिणामों को एक साथ देखें तो तस्वीर काफी दिलचस्प है। बिहार में प्रशांत किशोर ने भाजपा को मजबूत गढ़ में सेंधमारी की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा से दतिया सीट छीन ली। वहीं गुजरात में भाजपा ने ये सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली। यानी कि 3 सीटों के परिणामों में 3 अलग अलग राजनीतिक संदेश सामने आए। इन उपचुनावों में मतदान 30 जुलाई को हुआ था और अब मतगणना के बाद परिणाम स्पष्ट हो गए हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की जीत सबसे बड़ी उलटफेर बनकर सामने आई है। 5 बार के भाजपा विधायक नितिन नबीन की पारंपरिक सीट पर भाजपा का हारना पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर के लिए केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में अपने पार्टी की मौजूदगी और प्रभाव साबित करने का बड़ा अवसर है। मध्य प्रदेश में दतिया की हार भाजपा के लिए आपको बता दें कि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहां पार्टी ने पुराने चेहरे की जगह नए प्रत्याशी पर दांव लगा दिया था, लेकिन कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल कर ली है। दूसरी तरफ गुजरात की मांजलपुर सीट पर भाजपा की बड़ी जीत ने पार्टी के पक्ष में एक मजबूत परिणाम दे दिया। कुल मिलाकर बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के इन तीनों उपचुनावों ने 3 अलग अलग राजनीतिक तस्वीरें सामने रखी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर का भाजपा के गढ़ में प्रवेश, दतिया में कांग्रेस की वापसी और मांजलपुर में भाजपा की बड़ी जीत। इन तीनों परिणामों ने आने वाले राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाओं को तेज किया। अब देखना होगा कि इन उपचुनावों के परिणाम का असर आगे की राजनीति और आने वाले चुनावों की रणनीति पर कितना पड़ता हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। चुनाव परिणाम आए वो बिहार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की हार। पूरी ताकत लगा दी, सरकारी तंत्र लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां निर्णायक ढंग से हारी। मैं इतना ही कह सकता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य के अंत की शुरुआत। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। असम में बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। देश के कई राज्यों में इस समय सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। चारों तरफ पानी ही पानी है। कहीं घर डूब गए तो कहीं सड़कें पानी में समा चुकी हैं और कहीं तेज बहाव अपने साथ लोगों की वर्षों की मेहनत को बहाकर साफ तौर पर लेकर जाता हुआ दिखाई दिया है। बारिश ने ऐसी आफत बरपा दी है कि लोगों के सामने अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो सुरक्षित ठिकानों की तलाश करें या फिर मदद का इंतजार करें। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए।
ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी पर आया वो संकट है जिसने घर, सामान और सपनों तक को अपनी चपेट में ले लिया। कई मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं तो कई परिवार अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सामाजिक संगठन से लेकर कई फिल्मी सितारों की मदद सामने आ रही है। अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाया। रणदीप हुड्डा और उनकी टीम पिछले कई दिनों से प्रभावित लोगों की सहायता में जुटी हुई है। वहीं असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सलमान खान और कार्तिक आर्यन जैसे अभिनेता भी सामने आए। ये वो चेहरे हैं जो इस मुश्किल समय में मदद के लिए मैदान में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे गंभीर तस्वीर असम से सामने आ रही है। असम में शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट, चराईदेव और धेमाजी जैसे जिले बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। राज्य में 349 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और बाढ़ से 90 लोगों की अब तक मौत हो गई है, जबकि करीब 1,80,000 लोग प्रभावित बताए गए हैं। असम में स्थिति इतनी बुरी है कि केंद्रीय आपदा बलों से लेकर राज्य की राहत और बचाव टीमें प्रभावित इलाकों में लगातार काम कर रही हैं और उनको भी दिक्कत आ रही है। कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है तो कई राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। बता दें कि जरूरी सेवाओं को बनाए रखने की लगातार कोशिश है, लेकिन सवाल सिर्फ आज एक बाढ़ का नहीं है। सवाल उस संकट का है जो हर साल और गहरा हो रहा है। आपदाओं की बढ़ती तीव्रता के बीच जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। अनियमित बारिश, अचानक बढ़ता जलस्तर और लगातार बदलता मौसम हमें चेतावनी दे रहा है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बिगड़ना आने वाले समय के लिए काफी घातक साबित होगा। बता दें कि असम की तस्वीर और भी भयावह है। कई दशकों से बाढ़ और भूमि कटाव इस राज्य के लिए बड़ी समस्या है। एक तरफ आपको बता दें कि मिट्टी का कटाव है, यानी कि पानी सिर्फ घरों में घुसा नहीं है बल्कि जमीन को भी अपने साथ बहा रहा है। कुछ तस्वीरें देखिए और महसूस कीजिए प्रकृति के इस प्रकोप को। अरुणाचल प्रदेश की तलहटी से आने वाली नदियों और ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहयोगी नदियों को तेज बहाव असम के कई इलाकों में बाढ़ और कटाव का संकेत साफ तौर पर दे रहा है। शिवसागर, डिब्रूगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। नदी का बहाव जब जमीन को काटता है तो सिर्फ मिट्टी नहीं जाती, उसके साथ घर, सड़कें, पुल, खेत और लोगों की आजीविका प्रभावित हो जाती है। 1950 से अब तक भूमि कटाव से करीब 4,27,000 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होने की जो बात है वो सामने आ चुकी है। ये राज्य के क्षेत्रफल का करीब 7.4% है। वहीं 2014 से 2019 के बीच भूमि कटाव के कारण 86,536 लोगों के भूमिहीन होने की जानकारी है। सोचिए, जिस मिट्टी ने सदियों के दौरान असम की धरती को आकार दिया, वही मिट्टी आज नदियों के तेज बहाव के साथ लगातार खिसक रही है। ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां असम की जीवन रेखा भी है और बाढ़ कटाव के समय सबसे बड़ी चुनौती भी बन जाती हैं। भूमि कटाव का संकट सिर्फ जमीन खोना तक सीमित नहीं होता, इसके साथ पलायन बढ़ता है, परिवार को घर बदलना पड़ता है, खेत खत्म हो जाते हैं, सड़कें और पुल टूट जाते हैं, सरकारी भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाएं प्रभावित हो जाती हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रभाव और उसके पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर चीन की तिब्बत क्षेत्र में नदी परियोजना पर लंबे समय से चिंता जताई जा रही है। हालांकि बाढ़ और भूमि कटाव के पीछे स्थानीय भूगोल, अत्यधिक वर्षा, नदी का स्वाभाविक प्रभाव, तट कटाव और जलवायु परिवर्तन जैसे कई कारक भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस पूरे संकट को एक ही कारण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस बात को बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, संकट बढ़ रहा है। जब नदी का पानी गांव की ओर बढ़ता है तो सिर्फ सड़कें नहीं डूबती, बच्चों की पढ़ाई रुकती है, किसानों की फसलें बर्बाद होती है, परिवारों की रोजी रोटी छिनती है और हजारों लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ता है। आज जरूरत सिर्फ राहत पहुंचाने की नहीं है, जरूरत भविष्य के लिए स्थायी समाधान तलाशने की है। नदियों के तटों की सुरक्षा, वैज्ञानिक बाढ़ प्रबंधन, जल निकासी की बेहतर व्यवस्था, अधिक से अधिक वृक्षारोपण और संवेदनशील क्षेत्रों में अंधाधुंध निर्माण, वनों की कटाई पर नियंत्रण जैसे कदम बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रकृति बार बार संकेत दे रही है। अगर समय रहते नहीं चेते, अगर विकास के साथ पर्यावरण का संतुलन नहीं बनाया तो सैलाब सिर्फ पानी लेकर नहीं आएगा, बल्कि अपने साथ घर, जमीन, रोजगार और जिंदगी तक को बहाकर ले जाएगा। ये सिर्फ असम की कहानी नहीं है, ये पूरे देश के लिए चेतावनी है। सैलाब का पानी उतर जाएगा, लेकिन जो जमीन, घर और जिंदगी बह गई है उन्हें वापस लाना आसान नहीं होगा। अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों में। समुद्र की गहराइयों में भारतीय नौसेना की ताकत को और मजबूती मिलने जा रही है। भारतीय नौसेना के अंडर वाटर अभियानों को नई क्षमता देने वाले एक अत्याधुनिक गोताखोरी सहायक पोत का आपको बता रहे हैं कि जलावतरण किया गया है।
5 गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना यानी कि डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए जा रहे पोतों की श्रृंखला में 5वें पोत DSC-A24 को शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित टीटागढ़ में लाया गया। इस समारोह में भारतीय नौसेना की परंपराओं और सैन्य गरिमा के अनुरूप आयोजित कार्यक्रम देखने को मिले। इस अवसर पर आपको बता दें कि कार्मिक प्रमुख वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह की मौजूदगी रही और श्रीमती कमल सिंह ने पोत का औपचारिक स्वागत भी किया। ये पोत आने वाले समय में नौसेना की गोताखोरी अभियानों, पानी के भीतर जांच और बचाव कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। DSC-A24 की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशेष संरचना ही है। इस परियोजना के तहत तैयार किए जा रहे जहाज करीब 300 से 400 टन विस्थापन क्षमता वाले हैं। इन्हें आपको बता दें कि कैटामैरन डिजाइन पर आधारित के तौर पर बनाया गया है। इस डिजाइन का सबसे बड़ा लाभ समुद्र में बेहतर स्थिरता और पोत पर अधिक डेक क्षेत्र उपलब्ध होना होता है। यही वजह है कि इन जहाजों को गोताखोरी और पानी के भीतर होने वाले अभियानों के लिए उपयोगी बनाया गया। इन पोतों को भारतीय नौसेना की विशेष परिचालन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया। इनका इस्तेमाल गोताखोरी अभियान, अंडर वाटर सर्वे, पानी के भीतर जांच, बचाव अभियान और अन्य समुद्री अभियानों में किया जा सकेगा। कठिन समुद्री परिस्थितियों में भी बेहतर संचालन क्षमता बनाए रखने के लिए पोत की संरचना और डिजाइन को विशेष रूप से तैयार किया गया है। DSC-A24 का निर्माण टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड यानी कि TRSL कोलकाता ने किया है। पोतों का निर्माण भारतीय नौसैनिक मानकों के अनुरूप हुआ है। इनके निर्माण में इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग यानी कि IRS के निर्धारित नियमों और मानकों को ध्यान में रखकर किया गया। इनका उद्देश्य पोतों को सुरक्षा, विश्वसनीयता और बेहतर परिचालन क्षमता प्रदान करना है। इस परियोजना की एक और बड़ी विशेषता स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल है। DSC-A24 सहित इन पोतों में लगभग 70% मुख्य और सहायक उपकरण घरेलू निर्माताओं से हासिल किए गए हैं। यानी कि पोत के निर्माण में भारतीय उद्योग और स्वदेशी तकनीक क्षमता को प्राथमिकता दी गई है। यह भारत के बढ़ते रक्षा उत्पादन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बता दें कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में भी ये अहम कदम है। रक्षा क्षेत्र में देश की निर्भरता कम करने और भारतीय कंपनियों की क्षमता बढ़ाने के प्रयासों के बीच ऐसे पोतों का स्वदेशी निर्माण समुद्री सुरक्षा के साथ साथ रक्षा उद्योग को भी मजबूती देता है। भारतीय नौसेना के लिए अंडर वाटर ऑपरेशन बेहद महत्वपूर्ण है। समुद्र के भीतर किसी वस्तु या संरचना की जांच हो, गोताखोरी अभियान हो, बचाव कार्य हो या पानी के नीचे सर्वेक्षण, इन सभी अभियानों के लिए विशेष पोतों की आवश्यकता होती है। ऐसे में DSC-A24 जैसे पोत नौसेना को समुद्र की सतह के साथ साथ समुद्र की गहराइयों में भी अधिक प्रभावी ढंग से अभियान चलाने में सहायता करेंगे। इस पोत का आपको बता दें कि शुभारंभ केवल एक नए नौसैनिक पोत के बेड़े में जुड़ने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती स्वदेशी समुद्री रक्षा क्षमता का भी संकेत है। एक तरफ अत्याधुनिक डिजाइन और दूसरी तरफ करीब 70% स्वदेशी उपकरणों का इस्तेमाल। ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारत समुद्री रक्षा क्षेत्र में अपनी तकनीक और औद्योगिक क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। समुद्र की सतह से लेकर उसकी गहराइयों तक की उसकी क्षमता है, वो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होती हुई साफ तौर पर नजर भी आ रही है। जेपीएससी की 14वीं परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की। सीआईडी और झारखंड पुलिस की अलग अलग टीमों ने रांची समेत कई जिलों में एक साथ 15 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। रांची के नामकुम, ध्रुवा के अलावा धनबाद, बोकारो, देवघर, रामगढ़ और पलामू में भी जांच एजेंसीज की कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी उन लोगों और ठिकानों पर केंद्रित है जिनके नाम जांच के दौरान सामने आ चुके हैं, जिनका परीक्षा प्रक्रिया में संबंध होने की आशंका है। कार्रवाई के दौरान दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य संबंधित साक्ष्यों की तलाश जो है वो लगातार की जा रही है। सीआईडी पिछले कई दिनों से जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है। इसी मामले में अब तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच एजेंसीज ने कार्रवाई तेज की। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसीज, टीडीपीएल और कथित बिचौलियों से जुड़े ठिकानों पर जांच की जा रही है। रांची के नामकुम में आदित्य पांडे के घर और पलामू के कोचिंग संस्थान चलाने वाले शिक्षक रवि के घर पर छापेमारी की गई। फिलहाल सीआईडी की जांच जारी है और छापेमारी में मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो फिलहाल की जा सकती है।
संसद भवन में विपक्ष के हंगामे के बीच कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। इन्हीं विधेयकों और संसद की कार्रवाई को लेकर भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया से हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने विशेष बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे। देश की जनता इस वक्त पार्लियामेंट पर नजर गड़ाए हुए है। एक तरफ सत्ता पक्ष अहम बिल लाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा कर रहा है। हालांकि कई अहम बिल पास भी हुए हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जिस तरह विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा है? कई बिल ऐसे भी रहे जो उन्होंने खुद मांग की थी, जब उस पर सरकार चर्चा के लिए राजी हो गई फिर भी वो हंगामा करता हुआ नजर आया। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष इतना कमज़ोर और नाकारा है और विपक्ष जो मांगता है उसको हम लोग पूरी करते हैं। इन्होंने कहा सदन पे चर्चा होना चाहिए। जो अभी जंतर मंतर में जो अभी प्रोटेस्ट हुआ उसके लिए इन्होंने ये मांग रखी थी इसकी सदन में चर्चा कराई जाए और हमारे संसदीय मंत्री ने कहा भी कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं। हम सदन में गए, वहाँ राहुल गांधी बोल ही नहीं पा रहे। वो फिलोसोफर जैसी बातें करते हैं, उनको बोलना ही नहीं आता और वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा, बोलने नहीं दिया जा रहा और माइक बंद कर रहे हो। और जबकि हमने सदन में देखा और मीडिया में भी चला कि उनने खुद अपने उंगली से माइक बंद करा और वो बार बार बैठ रहे थे कि टोका टाकी हो रही। अरे भाई, आप कुछ चीज़ गलत बोलोगे तो संसदीय मंत्री को तो उसका बोलना ही पड़ेगा ना। उसकी टोका टाकी तो चलेगी, वो तो सबकी चलती है। आप पिछली बार देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे ये तो उनके बिल्कुल मुंह पे आ गए थे, उनके टेबल के ऊपर चढ़ गए। तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको नारे लगा रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने पानी दिया कि भाई पानी पी के लगाओ, पर वो माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते रहे। तो सदन जो चलता है वो मर्यादाओं से, परंपरा से, नियम से चलता है। राहुल गांधी अपने हिसाब से सदन नहीं चला सकते और मैं तो आज आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ, राहुल गांधी जी को एक सलाह देता हूँ कि वो अपनी बहन से सीख लें, उनसे क्लास ले लें, प्रियंका गांधी से, कि सदन में कैसे बोला जाता है, पक्ष कैसा रखा जाता है, ताकि कम से कम जब उनका समय आए बोलने का तो वो अपना पक्ष तो रखें। कई बार तो वो सदन से भाग जाते हैं, कई बार देखा है। और कई बार जब उनको बोलने का समय दिया जाता है वो सदन से नादारत रहते हैं, वो सदन में बैठ ही नहीं पाते, 5-5 मिनट में उठ के बाहर भगते जेब में हाथ डाल के। तो मुद्दा विहीन कांग्रेस है, कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दे नहीं है। सर, अभी उपचुनाव चल रहे हैं तो मैं दतिया उपचुनाव की बात करना चाहूँगी, क्या लगता है आपको? हम चुनाव माननीय मोहन यादव हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत से वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे विधायक वहाँ पे बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी से लोकसभा सांसद अनिल फिरोजिया जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रेयान, सुदर्शन न्यूज़।